So, hello, my dear ढिंचैक रापचे कामयाब। कैसे हो यार आप सब? उम्मीद है सब होंगे मस्त, बिंदास, झकास, हमेशा की तरह आजाद, मुस्कुराते हुए, प्यारे न्यारे, शूरी पास लग रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ चलो भाई शुरू करते हैं अपन अपनी आज की ढिंचैक रापचे की क्लास। तो कॉमेंट्स आ गए भाई, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद अ स्माइल यार। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद अ स्माइल। तो स्माइल करते हैं और फिर अपन शुरू करते हैं ना। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये हमारा टॉपिक चल रहा है जिसमें लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास, है ना। पिछली क्लास में देखो क्या होता है ना, कई बार चीजें बहुत सिंपल होती है, आदमी उसको समझने के बजाय उसको डाउट में कन्वर्ट कर देता है। देखो आपका डाउट आना लाजमी है, क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे तो डाउट आएगा। विद मोर स्टडी यू हैव मोर डाउट्स। अगर आप स्टडी नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो काहे के डाउट्स, है ना, काहे का क्वेश्चन, है ना। आपको प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई ही नहीं की है। तो डाउट अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको डाउट आए पहले अपने दिमाग को दौड़ाएं। ये जो भगवान ने दिया नहीं, बहुत बड़ी चीज है भाई, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। देखने में इतनी सी है, हाथ इतना बड़ा है और दिमाग इतना सा है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करना सीखना अपने को, है ना। तो सबसे पहली बात यही है कि प्लीज यूज योर माइंड। जब भी कोई डाउट आए तो एक बार क्लास को जरा दोबारा दोहराएं, जरा देखें भैया ने क्या बोला है, और जो भैया ने बोला है उसको जरा समझे, फिर आपका डाउट 90% सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डाउट देखे। पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था मैंने, जिसमें आपको रेशो था 4:3:2। आप यकीन मानोगे कि 6 डाउट इस बात पे थे। ये ओल्ड रेशो था, न्यू रेशो था इक्वली। न्यू रेशो क्या था? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1, 1:1, यही तो होता है। अब डाउट क्या है? देखो आपको बुरा लगेगा जिनका ये डाउट था कि भैया ये 1/3 कैसे आ गया। तो इसका मतलब या तो बच्चे ने सवाल नहीं पढ़ा, या तो बच्चे को अभी तक रेशो ही नहीं सीखना आया कि भाई रेशो कैसे निकालते हैं। भाई अगर मैं 4:3:2 इसको 4/9 लिख दूं और कोई मुझसे पूछे कि भैया 4/9 कैसे आया, तो बेटा आपको डेवलप होने की जरूरत है। इसका मतलब आप बहुत कमजोर हो, आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कमजोर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरे को टीचर ने कमजोर कैसे बोल दिया। ये आपका सच है भाई। 2-3 साल बाद दुनिया बोलेगी आपको तेरे से कुछ नहीं हो पाता, तू गधा है। तो इससे अच्छा ना टीचर थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझा रहा है ना। ये कैसे डाउट्स हैं? अभी एक डाउट है, किसी ने पूछा सर मुझे ये कैसे पता चलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सवाल है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का सवाल है। अरे हमने एडमिशन अभी पढ़ा ही नहीं, रिटायरमेंट अभी पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा आपको। तो ये डाउट नहीं है। फिर ये क्या है कि हमें ना सवाल पूछने का अधिकार दिया गया, तो हम कुछ भी मुंह से बोलेंगे। जब भी आप कुछ भी डाउट ले रहे हो, उसको माइंड में पहले फिल्टर तो करो कि ये डाउट है क्या, ये आया कहाँ से, क्या मैं इसको खुद सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि ना ये डाउट्स मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी डाउट सॉल्विंग टीम में सॉल्व कर देगी। मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ इस डाउट को, मैं क्यों आपको सुधारने जाऊँ भाई। जैसे जितने गधे हो उतने गधे रहो। लेकिन मेरा कर्तव्य एज अ टीचर ये है कि अगर आप यहाँ हो तो मैं आपको यहाँ ले जाऊँ, आप यहाँ हो तो मैं आपको यहाँ ले जाऊँ, यहाँ हो तो मैं यहाँ ले जाऊँ। कई बार प्यार से समझा के, कई बार डांट कर, कई बार रोस्ट कर कर, कई बार तंज मार कर, लेकिन मेरा कर्तव्य हर बार मुझसे ये कहेगा कि बच्चे को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। तो बेटा जिन भी लोगों ने ये डाउट पूछा था ना भाई, बहुत बकवास डाउट था ये कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब आप पढ़ने ही नहीं बैठे, बस मोबाइल हाथ में आ गया तो कुछ भी लिख दिया। ये तो पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, 14 लेक्चर्स कंप्लीट किए, उसमें हमने रेशो निकाला सीखा। इक्वली का मतलब है 3 पार्टनर है तो 1:1:1। किसी ने लिख दिया सर मैं तो 3:3:3 लेकर चल रहा हूँ, तो यार गलत कर रहे हो ना आप। आपको बताया हुआ है लोएस्ट फॉर्म होगा 1:1, 1:1, 1:1। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा, है ना। हम इतने बड़े तो हो चुके हैं, चैप्टर कैसे पहचानेंगे हम, जब उस चैप्टर पे जाएंगे तो पता चलेगा, है ना। तो प्लीज फालतू डाउट, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आपके डाउट यहाँ के हैं तो आप यहीं के रह जाओगे। सवाल क्या पूछना है, किस लेवल का सवाल पूछना है, ये बड़ा जरूरी काम होता है भाई। ये छोटा मोटा काम नहीं है। बड़े लोग बड़े सवाल पूछते हैं, छोटे लोग गली मोहल्ले के झगड़े में ही लगे रह जाते हैं। जो लोग अपने आसपास के लोगों को देखकर गली मोहल्ले के झगड़े में लगते हैं, वो गली मोहल्ले में ही रह जाते हैं। जिनको टॉप पर जाना है, जिनको ऊपर जाना है, वो बड़े लोगों की बात करते हैं, उनके डाउट्स भी बड़े लेवल के होते हैं। वो छोटे मोटे डाउट तो यूं सॉल्व हो जाते हैं। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। एंड में भी मैं कुछ बात करूंगा, पर पहले अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपकी प्यारी स्माइल आ चुकी है तो अपन भी स्माइल के साथ शुरू करते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा रह गया और एक क्लास हम पीछे है। प्लीज थोड़ा सा आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट आइटम्स पार्ट 1 हमें करना है ना। ये करना है क्योंकि ये पिछली क्लास में रह गया, वरना ये पिछली क्लास का टॉपिक था। और आज हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है जी। तो हमारी क्लासेस 1 घंटा 15 मिनट की जगह 1.5 घंटे हो गई। मैं अपनी ओर से जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। मैं फिर से आपको बताता हूं, कोई चीज समझ में ना आए दोबारा लेक्चर देखें, नहीं समझ में आए डाउट में जरूर पूछें, लेकिन अलर्टनेस के साथ सवाल जवाब करें।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश के विवाद में ना पड़े, जितना आप इस विवाद में पढ़ोगे उतना ही आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपकी मर्जी है ना, मैं आपकी ग्रोथ के लिए आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपके घर आकर आपको 2 थप्पड़ लगा के या फिर आपको प्यार से या चॉकलेट देकर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन होता तो मैं ये भी करता, ऑनलाइन में ये सब नहीं पॉसिबल है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आगे। तो पिछली क्लास में जो बेसिकली हमने चीज़ पढ़ी थी उसमें बस 2 ही बातें थी यार, 2 बातों के अलावा कोई बात ही नहीं थी उसमें। क्या बात थी भैया जी, अगर आपके पास प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट यानी कि भैया लाभ है ना, या आपके पास रिजर्व्स है, रिजर्व्स यानी संचय बचा के जो रखा हुआ है आपने ना, अगर आपके पास ये है तो आपके पास 2 कंडीशन थी। पहली कि आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है जी, मैं होमवर्क सब कराऊंगा भैया जी, कहीं जा नहीं रहा हूं, बट पहले मैं चाहता हूं कि बच्चों के बहुत सारे मतलब 50 डाउट से ऊपर डाउट थे, ये शायद मुझे नहीं पता इससे पहले इतने डाउट आए थे कि नहीं, तो मैं एक छोटी सी एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं, है ना। कोई बड़ा काम है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है जी, डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी होता है बांटना। अगर मान लो कोई इंग्लिश वर्ड मैंने बोल दिया और आपको नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी करो ना यार, गूगल करो ना यार, आप कब सीखोगे ये सब काम। सीधा डाउट में मत लिखोगे भैया डिस्ट्रीब्यूट का हिंदी मतलब क्या हुआ, अरे सीखो ना कैसे डाउट को सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई वर्ड मेरे मुंह से गलती से इंग्लिश में निकल गया, मैं उसका हिंदी नहीं बोल पाया, ठीक है जी मेरी गलती, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है, तुरंत मोबाइल खोला, चैट जीपीटी कर लिया, फ्री है चैट जीपीटी, गूगल फ्री है, इस मतलब का हिंदी में अर्थ समझाइए। तो इससे क्या होगा ना, आप सीखोगे कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, किससे तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सीखना भी तो बड़ी चीज़ है। आगे चल के जब आप जॉब करोगे तो आज आप स्टूडेंट हो ना भाई, 3 साल बाद स्टूडेंट थोड़ी हो, 3 साल बाद लोग आपसे पूछेंगे कि भाई मेरे सवाल का जवाब दे, मेरा जो काम मैंने दिया था वो क्यों नहीं हुआ ये बता। अब आपको तो आता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने तो स्कूल में क्या सीखा था कुछ भी होगा तो एक मैसेज कर देंगे, वहाँ से डाउट सॉल्व हो जाएगा, खुद का भी डाउट सॉल्व करना सीखा नहीं। अब जब सीखा नहीं तो जब काम करने की बारी आई, वहाँ कोई प्रॉब्लम आई तो अब खोजोगे अरे यार काम किससे करवाऊँ, किससे करवाऊँ काम फिर मालिक आगे सुनाएगा 4 बातें और कहेगा बेटा तुझे ही करना है ये काम। तो अभी से सीखो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ऐसे बांटना होता है, मैंने बता दिया। अब प्रॉफिट यानी कि ये चीज रखी हुई, ये हाथ निकालो, अपना हाथ निकालो सब लोग, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, ये 11वीं क्लास में सिखाया गया होगा, नहीं सिखाया गया मैंने सिखा दिया, क्रेडिट बैलेंस है भैया। अब इसको आप बांटोगे तो ये प्रॉफिट खत्म, प्रॉफिट खत्म। तो जब कोई चीज क्रेडिट बैलेंस है और खत्म होगी तो वो रिड्यूस होगी, रिड्यूस यानी कि उसे डेबिट बैलेंस कर देंगे। तो भैया जी अगर आप कभी भी प्रॉफिट को बांटोगे या कोई भी प्रकार का रिजर्व होगा, जब आप उसको बांटोगे तो प्रॉफिट या रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 जो भी पार्टनर है, 2 पार्टनर है तो 2 का नाम लिख दो, 3 पार्टनर है तो 3 का नाम लिख दो, मैं अभी फिलहाल के लिए 2 का नाम लिख दे रहा हूं। और ये किस में बटेगा भैया, ये ओल्ड रेशो में बटेगा, यानी कि यहाँ पे न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग त्याग रेशो, गेनिंग रेशो, लाभांश रेशो, ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, खत्म बात। अच्छा भैया, लेकिन अगर भैया जी लॉस हुआ तो, लॉस हुआ तो, अरे इतना दिमाग लगा लो, चलो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, इतना दिमाग लगा लो कि भाई प्रॉफिट की एंट्री ये है तो लॉस की एंट्री इसका अपोजिट होगी भाई, इतना तो हम याद रख सकते हैं। तो ए बी डेबिट डेबिट, 2 कोई भी लॉस हो, है ना, ठीक है जी लॉस। मैं अभी यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे नाम होते हैं, अभी एक एक करके अपन नाम भी देखेंगे, है ना, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब भैया लॉस की एंट्री कैसे, ये तो बता दो। देखो ये लॉस है, अब लॉस होता है डेबिट बैलेंस, पहले तो इसको समझो, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, एसेट्स एक्सपेंस डेबिट, एसेट एक्सपेंस लॉसेस डेबिट, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इनकम गेन ये सब क्रेडिट होते हैं। अब ये डेबिट पर है। अब आप ये लॉस पार्टनर को देने वाले हो, अगर ये लॉस पार्टनर को मिलने वाला है तो ये लॉस खत्म। तो डेबिट साइड अगर कम होगी तो कहां जाएगी, क्रेडिट साइड, अपोजिट जाएगी ना यार, सीधी सी बात है। तो ये देखो लॉस आ गया क्रेडिट साइड। भैया कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भैया जी ये जो लॉस है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए और बी को कुछ देने जा रहे हैं, ये लॉस खत्म होने का मतलब है ए और बी के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। लॉस का मतलब उनके अकाउंट से पैसे निकालना, क्योंकि लॉस उन्हीं को बियर करना पड़ेगा, लॉस उनकी कैपिटल से माइनस होता है। तो अगर आप कैपिटल को बढ़ाते हो तो क्रेडिट, घटाते हो तो डेबिट, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट है। अब कैपिटल अकाउंट आएगा कि करंट अकाउंट आएगा, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है ना, बस इतनी सी बात है। अच्छा ये तो हो गया भैया जी केस जब मैं डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ करता हूं, ठीक है जी, राइट ऑफ करता हूं, ओके भैया जी। अब कई बार क्या होता है कि एक कंडीशन मैंने बताई कि कई बार पार्टनर्स कहते हैं कि भैया सुनो
इसको बांटो मत यार, इसको आगे लेकर चलो। अब ऐसा क्यों कहते हैं? अरे क्वेश्चन कह रहा है भाई, तो हमें ये सीखना है भैया, क्यों ना यही वाली एंट्री कर देते, बात ही खत्म हो जाती। आगे क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे अब किताब वालों ने कहा आगे लेकर जाओ तो लेकर जाना पड़ेगा भाई, क्या कर, हमारे हाथ में थोड़ी है ना। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन को नमस्कार है। चलिए जी, अब यहां पर क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय आगे लेकर जा रहे हैं, यानी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट कैंसिल, यानी मत बांटो, जो प्रॉफिट है उसको एज इट इज रखो। अब अगर हम प्रॉफिट को एज इट इज रखेंगे तो क्योंकि रेशो बदल रहा है, रेशो बदलने का मतलब है कि भैया जी पहले किसी को ज्यादा पैसे मिलते थे, अब हो सकता है किसी को कम मिलेंगे, और जिसको पहले कम मिलते थे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर प्रॉफिट हमने नहीं बांटा तो आगे चल के किसी को फायदा हो जाएगा। तो बस आपको यही कहा गया है कि जिसको आगे चल के फायदा होगा, क्योंकि वो तो आगे का फायदा है, पुराना फायदा तो पुराने रेशो में बांटना चाहिए था, अब आप उसे नहीं बांट रहे हो। तो एक काम करो, जितना भी इंपैक्ट होने वाला है, जितना भी उस व्यक्ति को फायदा होने वाला है, वो फायदा उसका नहीं है, वो तो पुराने हिस्से का है ना, तो उसका नहीं है। तो उससे बोलो कि भाई जो तुम्हें फायदा होने वाला है वो तुम आके उसको दे दो जिसने त्याग किया। बस इतना ही सीखना है। फायदा यानी गेनिंग। तो यहां पर आपके पास क्या बोलूं, डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। तो आप एंट्री क्या लिखोगे? तो जिसको फायदा हो रहा है वो डेबिट। क्यों डेबिट? क्यों भैया, उसको तो फायदा हो रहा है। अरे हाँ, लेकिन फायदे वाला आदमी क्या करेगा, पैसा अपने कैपिटल से निकालकर उसको देगा जिसको घाटा हो रहा है, जो त्याग कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग का हिंदी, अब किसी ने लिखा था डाउट में, सर सैक्रिफाइसिंग का हिंदी मैंने बताया था, त्याग करना, यानी जो अपना हिस्सा किसी को दे रहा है। रेशो बदल रहा है तो कोई फायदा कमा रहा होगा रेशो में, कोई घाटा कमा रहा होगा। तो जो घाटे वाला है, जिसने त्याग किया है, उसको वो आदमी पैसा देगा जिसने गेन किया है। बस खत्म। ये एंट्री थी हमारे पास। इसके लिए आपको रेशो निकालना था। रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर आपको निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना पड़ता है। यानी यहां दो रेशो के इस्तेमाल होते हैं, यहां पर सिर्फ ओल्ड रेशो से काम हो जाता है, न्यू रेशो का कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा जी, सेकंड, अगर भैया जी आप, ये तो डिस्ट्रीब्यूट के केस में था, अगर भैया जी लॉस का केस होगा तो ऑफकोर्स इसका अपोजिट होगा। हाँ, ये चीजें कई बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, तो इस पे अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो मैं आपकी बात मानता हूं कि यहां पर आपका कंफ्यूजन लाजमी है। तो मैं इसको समझाता हूं फिर से। चलिए, अब मैं बात सुनिएगा प्लीज, सब लोग मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आप मेरी कंपनी में आए, है ना, आप और मैं पार्टनर थे, ठीक है। मैंने कहा यार कॉन्यन सुनो ना, तुम लोग बड़ी मेहनत करते हो, बहुत अच्छे इंसान हो, एक काम करो, मेरा दिल आज खुश है, मैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा तुमको देता हूं। मैंने पहले अपन लोग मान लो इक्वली बांटते थे, ठीक है, 50% 50%, ठीक है, हम इक्वली पैसा बांटते थे। मैंने कहा एक काम करो कॉन्वियंस, आज से 10% तुम मेरे रख लो, तुम लोग बहुत काम करते हो यार, तुमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब मैं लेने वाला हूं 40% और आप लेने वाले हो 60%। आप खुश? अरे वाह निक्कू भैया तो कितने अच्छे आदमी हैं, अपने प्रॉफिट का हिस्सा मुझे दे रहे हैं, वाह, अब मुझे खूब सारा प्रॉफिट मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। अब आप पहुंचे फर्म के अंदर देखने के लिए कि फर्म के अंदर क्या है। तो फर्म के अंदर था लॉस। लो भैया जी, फर्म के अंदर क्या था? लॉस था, मान लो 100 रुपए का। समझना बात को, क्या फर्म के अंदर फायदा था? नहीं, फर्म को हो रखा था लॉस। निक्कू भैया निकले चंटू, तेज तर्राट भैया। अब अगर मैं नए के हिसाब से चलूं तो आपको 60 रुपए का लॉस हो जाएगा और निक्कू भैया को 40 रुपए का लॉस होगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये सही है? आप कहोगे अरे निक्कू भैया सुनो मेरी बात, हमको उल्लू समझाए क्या? पहले हमारा रेशो 50% था और ये जो लॉस है ये पहले का है, तो 50 रुपया आपका नुकसान है, 50 रुपया मेरा नुकसान है। मैंने कहा यार कैसी बात करते हो यार, हैं? एक तो मैं इतना अच्छा आदमी अपना प्रॉफिट का हिस्सा तुमको दे रहा हूं और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुमको उल्लू बना रहा हूं। बताओ यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तो गलत है ना भाई, खुद से सोचो ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिमाग लगाओगे तो सॉल्यूशन पाओगे।
रटने जाओगे तो हर लाइन पे कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया लॉस का अगर केस होगा और मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रॉफिट का हिस्सा तुम पकड़ो, एक्चुअली में वो प्रॉफिट का हिस्सा तो है लेकिन फर्म में तो लॉस है, तो जो मैं हिस्सा तुमको दे रहा हूं वो एक्चुअली में तुमको लॉस दे रहा हूं, मैं प्रॉफिट नहीं दे रहा। मैं अगर यहां पर प्रॉफिट होता तो तुमको फायदा होता रेशो लेकर। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप कहोगे नहीं निक्कू भैया ये तो गलत है, पहले ये जो 100 रुपए हैं ये पुराने घटनाओं के ऊपर हैं तो पुराने रेशो में बंटना चाहिए। तो अब क्योंकि हम पार्टनर्स हैं तो जाहिर सी बात है, फिर मैं कहूंगा चलो ठीक है भाई ओके। तो अब क्या होगा, क्योंकि अब आपको 60 रुपए का लॉस दिख रहा था तो वो 10 रुपए कौन देगा, मैं दूंगा, मैं तो मैं ये 10 रुपए दूंगा, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा। जो रेशो दे रहा है मैंने अपना हिस्सा आपको दिया लेकिन मैं ही डेबिट होऊंगा, क्यों? क्योंकि वो लॉस हो रखा है तो मैं अपनी कैपिटल में से पैसा आपको दूंगा, ठीक है जी। तो गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। बहुत बेसिक सा लॉजिक है, बस इतनी सी एंट्री थी, ठीक है। तो आप लोग हो सकता है कई लोगों को ना बनाओ, तो मैंने आपको दोबारा समझाया। प्लीज अभी भी ना बने तो एक बार दोबारा देखिए और अपने माइंड को थोड़ा सा डेवलप कीजिए। अगर हम 5वीं 6वीं क्लास में भी बच्चे को ABCD सिखाएंगे तो वो कैसे डेवलप करेगा, और वो कहेगा इतना टफ काम क्यों करवा रहे हो। अरे आपको तो ये पूछना चाहिए बिहार बोर्ड से कि भाई हमसे इतना आसान काम क्यों करवाते हो, हमें भी इतना टफ पढ़ाओ जैसे CBSE वाले पढ़ते हैं, जैसे UP बोर्ड वाले पढ़ते हैं या अदर बोर्ड वाले पढ़ते हैं। हमारे भी टफ सवाल होने चाहिए क्योंकि जिंदगी टफ है, जिंदगी आसान नहीं है। मैं देख रहा हूँ बच्चों को, भैया आप हमारे को ऐसे सवाल क्यों करा रहे हो, दूसरे सिलेबस के हिसाब से क्यों करा रहे हो, आप हमारे हिसाब से कराओ। अरे भाई जिंदगी में आपकी दौड़ ABCD वालों के साथ नहीं होने वाली है, आपकी दौड़, आपका जो कंपटीशन है वो उन लोगों के साथ होने वाला है जो पहले से ऊपर हैं। तो मैं एज अ टीचर ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम अपील करें बिहार बोर्ड से कि भाई हमारा सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे बोर्ड में होता है, टफ सवाल आने चाहिए हमारे, ताकि हमारी भी थिंकिंग डेवलप हो पाए, वरना हम तो इतने से ही रह जाएंगे। समझ रहे हो? तो प्लीज मेरी बात मानो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे अच्छे से पढ़ो। आपके 100 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश भी रहेगी। परंतु जब आप इसके आगे CA करना चाहोगे, CUET करना चाहोगे, ACCA करना चाहोगे, तो वहां भी आपको बेनिफिट हो। अगर आप बैंकिंग जॉब करोगे तो फिर उसके लिए अलग है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में SSC जाओगे तो वो अलग है, UPSC जाओगे तो वो अलग है, लेकिन वहां पर तो ये सब यूज नहीं होने वाला। लेकिन जब तक आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो मैं तो इसी उम्मीद से जाऊंगा ना कि कोई CA भी कर सकता है, कोई ACCA कर सकता है, कोई CS कर सकता है। तो मैं आपको उस लेवल के लिए तैयार कर रहा हूं। तो प्लीज जो मैं पढ़ाऊं उसको पढ़ें, शक ना करें। हाँ कुछ कमी रहेगी वो मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन लेवल कम नहीं करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो भैया जी कुछ होमवर्क की बातचीत कर ली जाए जी, कुछ होमवर्क की बातचीत। आइए होमवर्क की बातचीत करते हैं। तो भैया जी कुछ MCQs थे, पहले उसको सॉल्व कर लो। तो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं होगी तो फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। कौन सा? नो इंटरेस्ट इन कैपिटल, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन कैपिटल रेशियो रॉन्ग है। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर रॉन्ग है। 9% इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग रॉन्ग है। यानी कि ये हमारा आंसर है कि अगर डीड नहीं होगी तो ये वाली लाइन सही है, बाकी सब गलत है। तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं। और हाँ कुछ लोगों के लिए मैं तालियां भी बजाना चाहता हूँ यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे रिप्लाईज आ रहे हैं, है ना। आंसर्स बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मैंने नाम नहीं देखा है। मैं कमेंट रेगुलर देखता हूँ, बस वही है कि हर क्लास में अगर सबके नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जिस दिन भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपके नाम जरूर लूंगा और मैं सबके आंसर देख रहा हूँ। 8 सवालों के आंसर आप लोग दे रहे हो, वेरी गुड। इंटरेस्ट एंड कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। भैया जी इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर को पे तो करोगे, लेकिन कब करोगे? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तभी तो बांटोगे भैया, जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कहां से बांटोगे? तो भैया जी प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट से। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड रिजर्व से नहीं होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपको उसका लाभ हुआ होगा तो आप इसको बांटोगे, अदरवाइज आप नहीं बांटोगे, ठीक है। Which one of the following items cannot be recorded in profit and loss appropriation account? इसमें से कौन सी चीज P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी? तो ये लीजिए भैया जी, रेंट पेड टू पार्टनर, ये नहीं आएगी, है ना। बाकी सब तो आएगा। तो साझेदारों को भुगतान किया गया किराया, किराया नहीं आता है, ठीक है जी। सिंपल से सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसमें संचित लाभ तो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट्स ही होना चाहिए, क्योंकि संचित लाभ तो पुराना हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, यही ठीक है प्रॉफिट। चलिए
नाउ अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट अ टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, देयर वाज अ डिस्प्यूट, इनके बीच में हो गया झगड़ा, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, जेड डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख, जेड कह रहा मेरे को 5 लाख तो मिनिमम चाहिए, एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन गुड नहीं है, और कह रहे भैया रिटर्न एग्रीमेंट कुछ है ही नहीं, तो हमें पता है रिटर्न एग्रीमेंट कुछ नहीं है तो ना तो ब्याज मिलेगा ना कुछ, मुनाफा यानी लाभ हानि खाते में बराबरी से हिस्सादारी होगी, और अगर पूंजी क्या बोलते हैं ऋण पर ब्याज होगा तो वो 6% वार्षिक दर पर एनम से मिलेगा। तो एक्स वाई जेड एक फॉर्म में साझेदार है, वर्ष के लाभ का विभाजन के समय साझेदारों के बीच विवाद था, साझेदार की पूंजी पर ब्याज से पहले लाभ 6 लाख रुपए का था, जेड ने न्यूनतम 5 लाख लाभ की मांग की क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी, हालांकि इस बिंदु पर कोई लिखित समझौता नहीं था तो नहीं मिलेगा, जेड गलत बोल रहा है। अदर पार्टनर्स विल पे एक्स वाई जेड विल टेक 50 ईच, नहीं 2 लाख टू ईच पार्टनर, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स में बराबर बराबर बटेगा। अब बराबर बराबर बटेगा तो जाहिर सी बात है भाई, देखो है ना, 3 पार्टनर है तो 1:1 डिवाइडेड बाय 3 है ना, ये 3 हो गए तो 3 से आपको 6 लाख को काटोगे तो हर किसी को 2 लाख मिलेगा। वेरी गुड, डी बिल्कुल सही आंसर दे दिया। फिर सर्वेश, श्रीनिकेतन एंड श्रीनिवास आर पार्टनर्स इन अ रेशियो ऑफ 5:3:2, इफ श्रीनिकेतन शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000, व्हाट विल बी द सर्वेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये एक अच्छा सवाल है, ये सवाल आपके दिमागों को थोड़ा घुमाएगा या थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा। आओ देखें इसको। सर्वेश, श्रीनिकेतन और श्रीनिवास 5:3:2 है के अनुपात में साझेदार है। यदि वर्ष के अंत में श्रीनिकेतन को लाभ का हिस्सा 1,50,000 है तो सर्वेश का लाभ का हिस्सा क्या होगा। तो देखो, इसके कैलकुलेट करने के लिए आप पहले ये देखो कि आपको किसका हिस्सा दिया हुआ है, श्रीनिकेतन का हिस्सा दिया हुआ है। श्रीनिकेतन यानी ये बीच वाला पार्टनर मतलब कि ये, ठीक है। कह रहे हैं कि ये भैया 1,50,000 रुपये कमाता है, तो श्रीनिकेतन को 1,50,000 रुपये मिलते हैं और उसका हिस्सा कितना है भैया जी, उसका हिस्सा है बीच वाला 5 और 3 8 और 2 10, तो 3/10, तो ये भैया जी 3/10 है, ठीक है जी। श्रीनिकेतन का हिस्सा कितना है, 3/10 है, तो इसे 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना है भैया जी, टोटल प्रॉफिट, तो अगर कभी भी ऐसा सवाल होगा तो आपको टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब टोटल प्रॉफिट मिलेगा तभी तो आप सर्वेश यानी कि इस पार्टनर का हिस्सा, सर्वेश यानी कि ये वाला पार्टनर जो है इसका हिस्सा चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकालें, तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला है, बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला होता है। तो 1,50,000 इंटू 10/3 यानी रेशियो को उल्टा कर दो, उल्टा अपोजिट कर दो, तो इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा भैया जी 50,000, 50 इंटू 10 यानी कि ये हो जाएगा 5 लाख, ठीक है जी। तो 5 लाख हमारा टोटल प्रॉफिट था। अब सर्विस का हिस्सा देख लो, तो सर्विस का हिस्सा ये वाला है, तो 5/10, तो इसको इंटू कर लेंगे 5/10, तो इसको इससे काटेंगे तो 2 को इससे काटेंगे तो 2.5 लाख, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है, 2.5 लाख। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर भैया इसमें इसका हिस्सा मांगते तो कुछ नहीं, 5 लाख इंटू 2/10 तो 1 लाख आ जाता, तो 1 लाख आंसर हो जाता, ठीक है जी। डन डना डन डन बोलो टन टना टन टन, वेरी गुड, 2.5 लाख बहुत लोगों ने निकाल दिया, वेरी गुड, ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड, मजा आ गया। चलिए जी, फिर अब एक और सवाल है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,20,000, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। सैलरी ऑफ अ पार्टनर 5,000 पर मंथ दिया हुआ है, पर मंथ मतलब कि भैया जी मुझे पूरे साल का निकालना पड़ेगा, तो इंटू 12 करना पड़ेगा, हाँ जी। एंड कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज 10,000, 10,000 रुपए इसका कमीशन है, ये भी माइनस होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 4,000 रुपए है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट एज अकाउंट विल बी, कितना बचेगा भैया जी, है नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट मांग रहा है वो हमसे। हिंदी में देख लीजिए, लाभ हानि खाते में 4,20,000 रुपए का शुद्ध लाभ है। एक साझेदार का वेतन 5,000 रुपए प्रति माह है, प्रति माह यानी पूरे साल का निकालना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई। और दूसरे साझेदार का कमीशन 10,000 रुपए, ये इकट्ठा दिया हुआ है तो कुछ प्लस माइनस करना नहीं है। साझेदारों मतलब मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। साझेदारों के आहरण पर ब्याज 4,000 रुपए का है, तो उनके अनुसार लाभ हानि विनियोजन खाते के अनुसार शुद्ध लाभ क्या होगा। देखो,
ये ना इन्होंने लैंग्वेज गलत लिखी है। अगर यहाँ पर कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं लिखना चाहिए, ये डिविजिबल प्रॉफिट लिखना चाहिए, है ना, ठीक है जी। परंतु क्या होगा कि अगर आप आंसर चेक करोगे तो कहीं पर भी आपको 4,20,000 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अगर 4,20,000 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आप समझ जाओ कि ये मांग हमसे डिविजिबल प्रॉफिट रहे, यानी आखिरी वाला प्रॉफिट जो प्लस माइनस करने के बाद आता है। वरना शुद्ध लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शुद्ध लाभ तो वही है जो गिवन है, यही तो शुद्ध लाभ है 4,20,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,20,000 और यही वो मांग रहे हैं। तो एक्चुअली में नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं यहाँ पर प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट जो प्लस माइनस करने के बाद आता है, ठीक है जी। तो कैसे करें, तो देखो आपका नेट प्रॉफिट है 4,20,000। अब आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। इसमें क्या होता था, प्लस कर देते थे आप ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसमें प्लस करते हैं। नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर क्रेडिट साइड आता है ना। तो भैया जी इनको प्लस करेंगे, तो आईओडी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यह है आहरण पर ब्याज, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आहरण पर ब्याज। तो ये 4,000 रुपये हो जाएगा। तो ये आ गया 4,24,000। फिर अब भैया जी इसमें से माइनस करने वाली चीज, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ चीज क्रेडिट साइड आती थी, कुछ चीज डेबिट साइड आती थी। डेबिट साइड पे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, है ना, और लाभ का जो भी बचता था वो आता था, है ना, ठीक है जी। तो फिर अब क्या करें, पूंजी पर ब्याज तो दिया नहीं है, तो क्या क्या दिया हुआ है भैया जी, वेतन दिया हुआ है 5,000 रुपये पर मंथ, तो उसको इंटू करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। सैलरी 60,000 माइनस हो जाएगा। भैया 60,000 क्यों माइनस होगा, प्रति माह है, तो 5 के इंटू 12 60,000 होता है। फिर भैया जी माइनस हो जाएगा हमारा कमीशन। कमीशन क्यों माइनस होगा भैया, ये भी तो डिविजिबल प्रॉफिट है, मतलब एप्रोप्रिएशन है, तो इसको भी हटाएंगे हम, पार्टनर को देंगे, तो ये हमारे प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो 70,000 माइनस कर देंगे, 354,000 आंसर हो जाएगा। लो भैया, तो ये हमारा आंसर है। तो कई बार इस तरीके से भी आपको सवाल दिया जा सकता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है जी, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास एक अच्छा सा सवाल। नेट प्रॉफिट है 79,800, मैनेजर इज एंटाइटल टू अ कमीशन 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। तो बस आफ्टर का फॉर्मूला लगा दो भैया। तो 79,800 है इनटू, अच्छा पहले हिंदी में भी पढ़ लेते भाई। तो एक फर्म का शुद्ध लाभ 79,800 है। प्रबंधन अपने कमीशन के बाद लाभ का 5% कमीशन हकदार है। तो 5% का कमीशन बाद का वाला, तो बाद का फॉर्मूला लगता है। बाद का फॉर्मूला क्या है, 5/105, है ना। फॉर्मूला ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आफ्टर का फॉर्मूला है ना, आफ्टर बोला है भैया जी, तो आफ्टर का फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो बस अब इसको इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 21 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 3 और 63 हो गया 68, तो ये हो जाएगा 8। तो 3,800 आपका टोटल बन जाएगा। तो 79,800 में से 8 से हो जाएगा ना, हाँ माइनस कर दो 3,800, तो ये हो गया 76,000। तो ये मेरा हो जाएगा। अब लेकिन इसने हमसे मैनेजर कमीशन मांगा है भाई। अच्छा, इसने हमसे प्रॉफिट मांगा ही नहीं, इसने हमसे कमीशन मांगा है, तो मैनेजर कमीशन तो यही आएगा 3,800। तो ये लीजिए भैया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3,800। अगर हमसे प्रॉफिट मांगता तो ये हो जाता, ठीक है जी, लेकिन उसने हमसे प्रॉफिट नहीं मांगा, हमसे उसने सिर्फ कमीशन मांगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन डना डन डन बोलो टन टना टन टन। अब देखो ये भी एक अच्छा सवाल है। ABC आर पार्टनर्स इन रेशियो 5:3:2। भैया जी ABC पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 5:2। बिफोर बीज सैलरी ₹17,000। बी को सैलरी देने से पहले, क्या बोल रहा है, बी को सैलरी देने से पहले फर्म का प्रॉफिट है 97,000। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 97,000 है। ये पूछ रहे हैं टोटल बी को कितना मिलेगा, टोटल बी विल रिसीव, बी को कितना मिलेगा आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए ए, बी और सी 5-3-2 के साझेदार हैं। बी को 17,000 रुपए वेतन से पहले, यानी वेतन देने से पहले का फर्म का प्रॉफिट दे रखा है 97,000। तो आपको कुछ नहीं करना भैया जी, ये 97,000 में से पहले तो आप वेतन माइनस करोगे। है भैया, वेतन क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये वेतन से पहले का लाभ है। तो लाभ अगर दे रखा है तो उसमें से वेतन हटाओगे ना, क्योंकि वेतन पार्टनर को मिलता है। तो सैलरी हटा दोगे, तो सैलरी हटाओगे तो बचेगा कितना, 80,000। अच्छा, ये सैलरी मिला किसको है, ये सैलरी मिला बी को ही है ना। 97,000 आपका लाभ था, इसमें से 17,000 बी का वेतन था जो माइनस नहीं किया गया है। तो अब आप करोगे ना, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा। तो जो शुद्ध लाभ था उसमें से बी का वेतन दिया, तो एक्चुअल प्रॉफिट बच गया।
अब एक्चुअल प्रॉफिट को आपको बांटना है, लेकिन इन्होंने हमसे सिर्फ बी का हिस्सा मांगा, तो हम सिर्फ बी का निकालेंगे। तो ए बी सी, बी यानी कि बीच वाला पार्टनर, तो 5 3 2, तो 3/10, 5 और 3 8 और 2 10, तो 3/10, 5/10, 2/10, हमें इसका काम है। तो ये लीजिए 80,000 इंटू 3/10, ये हो गया हमारा 24,000। ये भी किसको मिलेगा भैया जी? बी को मिलेगा। अगर हमसे सवाल ने कहा होता कि बी के प्रॉफिट का हिस्सा क्या है, तो हम बोलते हैं कि बी के प्रॉफिट का हिस्सा 24,000 रुपए है। कैसे आया? तो 97 माइनस 17 करके आया। लेकिन सवाल ने हमसे ये नहीं मांगा, सवाल ने हमसे कहा टोटल बी कितना अमाउंट रिसीव करेगा। तो भाई ये जो वेतन है ये भी बी का और ये प्रॉफिट भी बी का, तो टोटल जो रिसीव करेगा वो 17,000 प्लस 24,000, तो ये हो गया 41,000। अब ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 100% चांस है कि नहीं आएंगे, लेकिन ये आपके दिमाग को खोलने के लिए, आपके मस्तिष्क को काम करने के लिए जरूरी है, ताकि आप इन सब टाइप के सवालों को भी समझें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप बनोगे, जितना हाई लेवल। अब वैभव सूर्यवंशी अगर आज भी छोटे बच्चों में खेल रहा होता, तो क्या वो वैभव सूर्यवंशी का नाम बना पाता? नहीं ना। लोगों ने उसका टैलेंट देखा, उसको समझा और उन्होंने उसको सीधा बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच उतार दिया। अगर कोई होता, अरे नहीं हमारा बच्चा अभी छोटा है, इसको 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 बड़े लोगों के बीच में मत उतारो, बॉल वॉल लग गई तो, सर्वर फट गया तो, भाई जिगरा बड़ा करो यार। कभी भी बड़े सवालों से, टफ सवालों से मत डरना। ये मत कहना कि ये टफ सवाल है, हमारे बोर्ड में नहीं आता। अरे कैसी बात करते हो? जीवन में आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, ये तो छुटपुट काम है, तो इसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, बी रेडी फॉर इट। तो 41,000 आपका आंसर हो जाएगा। अपने आप को रोको मत, अपनी क्षमता को पहचानो। हाँ जी, टिंग 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 टिंग। चलो जी आगे बढ़े फिर। अब करते हैं हम आज का कार्यक्रम चालू। कह रहे भैया बड़ी देर हो गई, आधे घंटे तो हमारा पुराना कार्यक्रम रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि मैं चाहता था कि पुराने सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए। तो एक तरीके से पीएनएल एप्रोप्रिएशन, यानी जो हमारा पहला चैप्टर था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, आधारभूत सिद्धांत, या इस तरीके से जो भी नाम आप देना चाहो वो समझ लो, तो वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैंने आपको करा दिए, थोड़े हैवी लेवल के एमसीक्यूज भी कराए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का सवाल आए तो आपको बन जाए। थ्योरेटिकल सवालों के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग थे कि थ्योरेटिकल सवाल भैया आप थ्योरी भी लिख पाओ, थ्योरी भी लिख पाओ, तो देखो मैं एक अपनी बात बताता हूँ आपको। एज अ टीचर मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता कि मैं बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट भी सिखाऊं। आप 12वीं क्लास के बच्चे हो, किसी ने लिखा था भैया आप कॉन्सेप्ट तो समझाते हो, थ्योरी भी लिखवाओ, है ना। अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया तो थ्योरी आपको लिखना आना चाहिए। अगर 12वीं क्लास में आपको आकर थ्योरी खुद से लिखना नहीं आता है, तो मैं एज अ टीचर फेल हो रहा हूं। तो मैं को जब भी कोई ऐसा बच्चा बोलता ना भैया नोट्स लिखवा दो, आपने बोल तो दिए, इसको लिख कर भी दे दो, तो इसका मतलब कि बच्चा एक तो कामचोर है, दूसरी बात कि बच्चा या तो फिर डेवलप नहीं हुआ। अब मैं तो आज ही आपसे मिला हूँ, यही बैच है हमारा। इससे पहले जो 11वीं वाले वो तो मुझे जानती होंगे, लेकिन जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि फिर यार क्या पढ़ाई की थी आप। तो अगर मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया तो लिखना आपको खुद चाहिए। परंतु अब एक प्रॉब्लम है, क्या? एडटेक वर्ल्ड ने ना बच्चों को अपाहिज बना दिया, ये मैं नोटिस करता हूँ। मेरे को ये बहुत दुख है इस बात का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये दिल से बात कह रहा हूँ मैं। मुझे बहुत दुख है कि एडटेक वर्ल्ड ने बच्चों को इतना अपाहिज बना दिया है कि यार बच्चा खुद से नोट्स नहीं बना पा रहा। वो नोट्स भी टीचर प्रोवाइड करता है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स भी टीचर प्रोवाइड करता है, क्लास में भी टीचर ही पढ़ा रहा है, बोर्ड पे भी टीचर ही लिख रहा है, सारे क्वेश्चन भी टीचर ही कर रहा है। अरे जब सब कुछ टीचर करेगा तो बच्चा क्या करेगा भाई? मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, हम मोस्टली टॉपर्स के घर जाते हैं, क्योंकि मेरा ये पहला साल है बिहार बोर्ड में। तो बिहार बोर्ड से जो अभी आया था यार, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसकी भी कॉपी देखी हमने। अगर अभी आप लोगों को उसको शायद अभी डला नहीं है, उसका पॉडकास्ट कर लिया है हमने, जो इस साल का हमारा सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला था। ठीक है, उससे पढ़ा था, हमारे खजाना से पढ़ा था, उसके नोट्स दिखाए हैं मैंने उसमें। कोई भी टॉपर बच्चा या जो भी अच्छे मार्क्स लेके आता, टॉपर तो चलो एक ही होगा ना, या 10 होंगे टॉप 10, लेकिन जितने भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो मोस्टली नोट्स खुद के लिखते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद किताबों को भी पढ़ते हैं। टीचर तो पढ़ा रहा है, पर जो किताब उनके पास है उनको भी पढ़ते हैं। या अगर उनके पास किताब नहीं है तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी फ्रीली अवेलेबल है, पीडीएफ नोट वेबसाइट से जाके डाउनलोड करनी है।
उससे पढ़ते हैं। मैं कसता है, पर जो कितने भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो मोस्टली नोट्स खुद के लिखते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, खुद किताबों को भी पढ़ते हैं। टीचर तो पढ़ा रहा है, पर जो किताब उनके पास है उनको भी पढ़ते हैं। या अगर उनके पास किताब नहीं है तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी फ्रीली अवेलेबल है, पीडीएफ नोट वेबसाइट से जाके डाउनलोड करनी है, उससे पढ़ते हैं। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, एक भी टॉपर ऐसा नहीं मिला मुझे अभी तक जो टॉपर हो। सीबीएसई में इस बार प्रिया पाल बाबू है, वो भी ऐसे ही थी। अभी बिहार बोर्ड वाला आपको मिल जाएगा आपके चैनल पे, उसका पॉडकास्ट डलेगा, उसका आप देखना, उसने नोट्स दिखाए हैं अपने, उसने मुझसे ही पढ़ा है भाई, जबकि मैं तो बिहार बोर्ड में नहीं था, तो वो सीबीएसई बोर्ड में मुझसे पढ़ता था। तो आप इस बातों को समझो, है ना। तो ऑफकोर्स, लेकिन क्योंकि अब ये एडटेक की दुनिया है भाई, अब यहाँ पर वो है, बाजार नहीं लगता है, बाजार एकदम बाजार लगा हुआ है। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें क्लासेस दूंगा, अरे आओ आओ, मैं क्लास का नोट्स भी दूंगा, अरे आओ आओ आओ, मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स भी दूंगा, अरे आओ आओ, कल मैं तुम्हारा एग्जाम लिख के आता हूँ। नहीं, अच्छा ये नहीं करूँगा, एग्जाम लिख के नहीं आऊँगा। वरना टीचर का वैसी हालत हो गई कि कल को अगर उसको परमिशन मिल जाए तो वो बच्चे की जगह एग्जाम लिख के आ जाएगा। ये नहीं करना हमको, आपको डेवलप करना है। बट क्योंकि एक मार्केट है और इसमें कुछ बच्चे मुझसे नाराज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता भाई कोई मुझसे नाराज हो। मैं सभी से प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी मुझसे प्यार करें। तो मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, आपको नोट्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। मैं अभी डेट नहीं डिफाइन कर सकता क्योंकि मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेक्चर में मैं अलग से नोट्स दिलवा दूंगा। मैं पर्सनली इसका फेवर नहीं करता, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है नोट्स अलग से देना। मैं जो भी पढ़ाता हूँ सब क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट देखे और हम एक बिजनेस में हैं, देखो मुझे भी रोजी रोटी चलानी है तो मुझे नोट्स देने में क्या दिक्कत है भाई। मेरे को बस क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसको टाइप करना है, टाइप करके आपको दे देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे आपका भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब मैंने जो बोला उसको आपने सुना और आप खुद से लिख पाओ। कॉलेज में पढ़ाई पता है कैसी होती है? टीचर आता है, ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, बोलता है, चला जाता है, ये भी नहीं चेक करता कि बच्चे ने लिखा कि नहीं लिखा। और यही प्रॉब्लम आ रही है कि जब बच्चा एडटेक के थ्रू पढ़ के जा रहा है, या कहीं पे जो बच्चा इस टाइप का है ना, शॉर्ट नोट्स दे दो, लास्ट में ये दो, वो पढ़ के जा रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसको, उसके वो मार्क्स नहीं आ रहे जो उसके 12th में आते थे। वो फिर हमें बोलता है भैया पता नहीं यहाँ पे आप जैसा कोई पढ़ाता नहीं है, यहाँ पे टीचर ऐसे हैं वैसे। मुझे सच में बुरा लगता है कि भाई मैं अपने बच्चे को क्या इतना डेवलप नहीं कर पाया कि वो खुद से नोट्स बना पाए। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में भी नोट्स उसको टीचर से ही चाहिए, तो मैं उनको डांट देता हूँ क्योंकि अब वो आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे भी कहूँगा प्लीज़ थोड़ा सा अपनी मेहनत करेंगे। बाकी हाँ, कंपटीशन है, एक नोट्स देता है, फिर एक शॉर्ट नोट्स देता है, एक ये कराता है, एक वो कराता है, तो हमें भी वो कराना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, रोजी रोटी भी चलानी है हमें। तो हम आपको नोट्स जरूर देंगे, उसका थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये चलिए, तो अब अपन पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो भैया जी, कल क्वेश्चन में मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। अब ये होमवर्क का क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी किया हो तो आज हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही पूरा पढ़ा है यार, है ना। वो चारों पॉइंट्स रिवाइज किए, उसी के बेस पर है। आओ इसको मिलके करते हैं। पर इसमें एक प्यारा सा संदेश भी है, संदेश भी समझना। माँ पापा मी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3-3-2। तो देखो ये पुराना रेशियो है ना, ये ओल्ड रेशियो है। फिर क्या लिखा हुआ है? दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इक्वली का मतलब क्या होता है? अगर 3 पार्टनर है तो तीनों बराबर, तो 1:1:1:1:1। तो 1 2 3, तो एक एक का अगर पढ़ना हो तो 1/3 1/3 1/3, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अगर 2 पार्टनर होते भैया तब क्या करते? तो 2 पार्टनर होते तो 1:1, तो 1 और 1 2, तो 1/2 1/2। अच्छा भैया, अगर 4 पार्टनर होते तो क्या करते भैया जी? तो 1:1:1:1, 1 2 3 4, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, ऐसे लिखना है भैया, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा काम है। 5 होंगे तो 5, तो 1/5 1/5 1/5। तो प्लीज मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप ऐसे डाउट नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ओल्ड रेशियो है और ये इक्वली यानी कि ये मेरा न्यू रेशियो है, ठीक है जी। ओल्ड मतलब पुराना लाभ हानि अनुपात, न्यू रेशियो मतलब कि नया लाभ हानि अनुपात, ठीक है जी। नाउ ऑन द डेट दे हैड 48,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है 48,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या ये प्रॉफिट है, क्या ये लॉस है? तो ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में कभी कुछ स्पेसिफाइड ना हो, कुछ भी अलग से स्पेसिफाइड नहीं है कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है, नॉर्मल लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि ये प्रॉफिट है। हमेशा क्या एज्यूम करेंगे? ये प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है, ठीक है जी। क्योंकि इन्होंने तो ये लिखा ना, दे हैड 48,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट है कि लॉस है ये तो बताया नहीं है, है ना।
तो आप नॉर्मली मानोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, नहीं है प्रॉफिट है। अगर लॉस लिखा होता तो यहाँ पे कहीं डेबिट बैलेंस, कहीं नेगेटिव बैलेंस, ऐसा कुछ लिखा होगा, तब आप उसको लॉस समझोगे, है ना। फिर जनरल रिजर्व में 96,000 है, तो ये भी प्रॉफिट है और ये भी एक तरीके का रिजर्व है, तो दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है और रिजर्व भी आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस का वो यहां ले आता हूं मैंने जो आगे लिखा था, ये रहा भैया, है ना, ये रहा क्रेडिट बैलेंस। ताकि साथ में ही रहे, ये रहा, ठीक है। अब ये देखो, ये प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट है और ये लॉस है। तो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये एंट्री होगी, और अगर नॉट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये एंट्री होगी। क्लियर है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, 48,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस और 96,000। ये कह रहा है कि फर्म डिसाइडेड टू क्लोज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लोज का मतलब होता है बंद कर दो, बंद कर दो मतलब खत्म कर दो, तो खत्म करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट। इसी के अलग अलग वर्ड होते हैं, क्लोज कर देना, मिटा देना, मिट्टी में मिला दो, यानी कि इसको अब नामो निशान हटा दो इसका। तो भैया इसको खत्म करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यानी कि पहला केस मांग रहा है आपसे ये वाली एंट्री, ठीक है जी। दूसरा केस क्या कह रहा है, फर्म डज नॉट वांट टू क्लोज, यानी कि नॉट डिस्ट्रीब्यूट। तो दूसरा केस ये कह रहा है वो, हमने कहा अच्छा जी हिंदी में पढ़ लीजिए। माँ, पापा और मैं एक फर्म में साझेदार हैं जो 3-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में लाभ को सामान्य रूप से बांटने का निर्णय लिया। उस स्थिति में अब देखो, सामान्य रूप से यानी इक्वली, है ना, पहले क्या रेशो था, 3-3-2 था, ठीक है जी। उस तिथि के दौरान लाभ हानि खाते में 48,000, अब लाभ हानि खाता बोला है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता देंगे। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आपको मधुर लग रही है? हाँ जी, प्लीज एक बार कमेंट कर देंगे। यस सर, ठीक है। वो एक्चुअली माइक में थोड़ा बैटरी कम हो गई थी। ओके, डन है, डन है, डन, ठीक है। तो 3-3-2 लाभ हानि खाता है। जब लाभ है कि हानि है ये ना बताया हो, सिर्फ लाभ हानि खाता, तो लाभ ही मानते हैं इसको अपन। और संचित कोष में आपके पास 96,000, ठीक है जी। दोनों ही क्रेडिट बैलेंस है, हाँ जी। तो फर्म ने लाभ हानि खाते और सामान्य संचित कोष खाते को बंद करने का निर्णय लिया, यानी कि बांट दो, खत्म कर दो इसको। फर्म संचित लाभों को खाते को बंद नहीं करना चाहती, ठीक है जी। तो दो केस है। तो आइए सबसे पहला केस, फर्स्ट, फर्म वांट टू क्लोज। अब देखो यार, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिख सकता, वरना डबल टाइम लगेगा। और कई बच्चों ने कमेंट में भी बता दिया है कि भैया जी सर क्वेश्चन हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पिछले साल जो टीचर पढ़ाता था उन्होंने भी हमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन कराए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्लीज अब इस टाइप की डिबेट से अपन अलग हटेंगे, है ना। तो फर्म वांट टू क्लोज, अगर फर्म बंद करना चाहती है तो यानी कि उनको प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को खत्म करना है। तो एंट्री क्या थी भैया जी, प्रॉफिट या रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो आइए यहां लिख दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। 3 पार्टनर है, कौन कौन है, माँ, पापा, मी। तो पहले माँ, अब कुछ अगर बताया हुआ नहीं है तो आप इनको कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, है ना, क्योंकि फिक्स्ड मेथड नहीं बोली हुई तो करंट अकाउंट तो आएगा नहीं। तो 2 माँ, 2 पापास कैपिटल अकाउंट, 2 मीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अब भैया जी प्रॉफिट एंड लॉस का कितना पैसा है, 48,000, तो ये आ गया 48,000। फिर यहाँ कितना आएगा भैया जी, यहाँ आएगा 96,000। जर्नलिज्म में आपके पास 96,000। अब ध्यान से देखो, जब आप किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ओल्ड रेशो में बढ़ती है चीज, तो आपको ओल्ड रेशो में बांटना है। यहाँ पे गेनर सेक्रीफाइसर का कोई गेम नहीं है, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं भैया जी। अब लेकिन भैया हमने तो दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब सवाल आ जाएगा, एक बचकाना सवाल, भैया हमने इनको एक साथ क्यों लिखा, क्या इनकी हम अलग अलग एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप खुद की दिमाग लगाओ।
अगर मैं एंट्री करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मा टू पा टू मी, फिर जनरल रिजर्व की अलग से एंट्री करूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मा टू पा टू मी, तो यार टाइम लगेगा ना, 2 बार लिखना भी पड़ेगा। तो इंटेलिजेंट बनेंगे। अगर एक बार में काम चल जाएगा तो हम क्यों अलग अलग लिखें? तो यहाँ कुछ अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आपका एक बार में काम चल रहा है तो आप इसी तरीके से फॉलो करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब भैया क्या इसको फॉर्मेट में बनाएं कि जैसा आप कह रहे हो वैसे लिखें? तो स्कूल में यार मेरा ऐसा मानना है कि आप नॉर्मली फॉर्मेट बना लेना। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये क्लास है। क्लास में क्या है, टीचर अगर फॉर्मेट ही बनाता रहेगा तो आधा टाइम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 12वीं के बच्चे से ये उम्मीद की जाती है कि 11वीं में उसको फॉर्मेट बनाना आता है, तो बार बार टीचर यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाता नॉर्मली, है ना। कोई बनाता होगा तो बना सकता है, या कोई पहले से ही पीपीटी में छाप के लाता होगा, क्योंकि उतना टाइम भी तो लग रहा है। और हमारा काम आपको कॉन्सेप्ट समझा के बुद्धि में बैठाना है, इस तरीके से कि आप भूलो नहीं। ये नहीं है कि हम लाइनें खींच रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट है। अगर आपके बोर्ड में, मेरा नॉर्मली मानना है कि फॉर्मेट बना लेना, कहीं टीचर फालतू में मार्क्स ना काटे। वैसे मार्क्स नहीं कटते हैं, फॉर्मेट की अब कोई जरूरत नहीं होती है। सीए में भी फॉर्मेट में बनाने की जरूरत नहीं होती, या हाथ से भी खींच दो तो काम चल जाता है। अब पर पता नहीं है ना कि कौन सा टीचर किस गुस्से में बैठा हुआ है। तो मैं जनरली एडवाइस रहती है बच्चे को कि आप फॉर्मेट बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना कोई लेंथी पेपर आपका आता भी नहीं है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व डेबिट, इन दोनों को साथ रख लोगे तो कम टाइम में हो जाएगा। अब यहाँ नरेशन लिखना है क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फर्म वांट टू क्लोज जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर PSR। आप पूरा लिख सकते हो हिंदी में। फर्म अपने लाभ हानि खाते को और संचित आय को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उनको लाभ हानि अनुपात में बांटा गया, या पुराने लाभ हानि अनुपात में बांट दिया। बस इतना लिख देना है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 48,000 प्लस 96,000, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 4, तो 144,000, मतलब 1,44,000। अब इसको आपको ओल्ड रेशो में बांटना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो किस रेशो में होगा भैया? ओल्ड रेशो में होगा। तो ओल्ड रेशो क्या है? 3:3:2। तो यहाँ पे आप 3:3:2 में बांट दो। 3:2 अपॉन 8, 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 से इसको काटेंगे, 8 से इसको काटेंगे तो 18,000। तो 18,000 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा भैया जी 8 तिया 54,000। ये हो जाएगा 54,000, ये भी हो जाएगा 54,000, और ये हो जाएगा भैया 36,000। टोटलिंग कर लीजिए, इतना ही आएगा। आ रहा है सबका? वाह निक्कू सर की निक्की सर, तनुजा जी ने भी टोटलिंग निकाली। ठीक है, एक बार रेशो भी देख लीजिएगा, है ना। ओके, डन है जी, काम खत्म, मामला हजम। आगे बढ़ेंगे अब हम। तो पहला एंट्री खत्म। ठीक है, शगुफ्ता जी ने निकाल दिया, वेरी गुड। शिवराज जी ने निकाल दिया, उषा जी ने निकाल दिया, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब पहुंच जाते हैं आगे। तो ये भैया फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है? अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, इसको बिजनेस में रखना चाहता हूं, बट क्योंकि रेशो बदलने वाला है तो किसी को फायदा नुकसान होने वाला है, तो किसी का फायदा नुकसान ना हो, जो पुरानी चीजें पुराने पे ही रहे, तो मुझे इसको गेनर जो हो रहा होगा उसको पैसे सेक्रीफाइजर को देने होंगे, है ना। तो बस फिर सेकंड केस मैंने इसका नरेशन भी आपको समझा दिया है कि यही लाइन आप रिपीट कर दो। नरेशन लिखना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, यहां से ही आप इसको फर्म डिसाइड टू क्लोज यही लिख दो। नरेशन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बस ओल्ड रेशो याद रखना कि ओल्ड रेशो में बढ़ता है अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो। अब आता है फर्म डज नॉट वांट टू क्लोज। अगर फर्म खाते बंद नहीं करना चाहती, ठीक है जी, तो अब गेनर और सेक्रीफाइजर में एंट्री होगी, बट उसके लिए तो भैया मुझे गेनर सेक्रीफाइजर निकालना पड़ेगा। जी हाँ, तो उसको कहते हैं वर्किंग नोट, क्योंकि यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। क्या भैया वर्किंग नोट मुझे बनाना पड़ेगा? जी हाँ, अगर गेनर सेक्रीफाइजर का रेशियो आपको निकालना है तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट बना देते हैं भैया, क्या दिक्कत है, आ जाओ। तो भैया जी यहां पर देखो माँ, पा और मी। तो पुराना रेशो क्या था? 3/8, 3/8 और 2/8। भैया ये पुराना रेशो कहां से निकाला? ये देखो
3:3 क्वेश्चन कह रहा है, मैं मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ। नया रेशो क्या है? इक्वली। तो देखो -1/3 -1/3 -1/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 24। अब 8 में से 24 काटेंगे तो 3 3 और 3 9, और इसको 8, तो ये 1/24 हो गया। इसका भी ये सेम ही है, तो इसका दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, 1/24 ही होगा। अब इसका देखो तो 3 और 2 6 और 8, तो ये -2/24 हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब तक आप जीवित हैं, आपके माता पिता सेक्रीफाइस कर रहे हैं और आप गेनर हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जब खूब सारा कमाने लग जाएं, अपने उस मुकाम तक पहुंच जाएं जहां पर आपको पहुंचना है, तो माता पिता को भूल मत जाना, उनके सेक्रीफाइसेस को भूल मत जाना। अभी आप क्या हो? गेनर हो। आगे चलकर जो माता पिता ने आपके लिए त्याग किए हैं, उनका कर्ज आपको उतारना है। उनको वो सपने जो उन्होंने अपनी जवानी में देखे होंगे, किसी कारणवश पूरे नहीं कर पाए, वो आपको पूरे करने हैं। तो उसके लिए मेहनत करनी है और इस बात को भूलना नहीं है। एक प्यारा सा सवाल प्यारे से संदेश के साथ। तो ये हमारे कौन हो गए भैया जी? सेक्रीफाइसर। ये हमारे कौन हो गए भैया जी? सेक्रीफाइसर। और यहां पर भी हम वो डायलॉग यूज कर सकते हैं कि एकदम रियलिटी है, जीवन का यही रियलिटी है। और ये कौन हो गए? गेनर। तो मैं हमेशा मानता हूं कि अकाउंट्स जो है वो आपको जीवन का सबसे कड़वा सच बताती है, और जीवन का सारा सच बताती, कड़वा छोड़ो, सारा सच बताती। जीवन को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मुझे लगता है, वो मुझे लगता है मतलब जीवन के रिश्ते और ये जो जिस तरीके से दुनिया चलती है, इन सबको समझने के लिए। क्योंकि वैसे तो जीवन को बायोलॉजी समझाता है, लेकिन वैसे के लिए अकाउंट सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। तो इस प्यार से सवाल के साथ हमें समझ में आ गया भैया जी। तब जो सेक्रीफाइजर है वो कहाँ जाएंगे भैया जी? ये देखो एंट्री। जब आप प्रॉफिट को डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो गेनर डेबिट और सेक्रीफाइजर क्रेडिट। तो अब यहाँ पे गेनर कौन है भैया जी? तो गेनर है मी। तो मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मास कैपिटल अकाउंट टू पापाज कैपिटल अकाउंट। टमट गया जीवन का सच। तो टमाटर भेज दें, ये मिर्ची क्यों भेज रहे हैं? चलिए जी, अब भैया जी इसका अमाउंट कैसे निकालें, है ना? तो देखो टोटल हमने यहां निकाल लिया था 144,000, है ना? दोनों का टोटल ही निकालेंगे 144,000। अब उसको कर दो भैया जी। तो 144,000 इसको कौन गेन कर रहा है? ये 2/24 में, तो 2/24। इसको इससे काटेंगे तो 1/12, 12 से इसको काटेंगे तो 12,000 आ जाएगा। तो यानी कि मी गेन कर रहा है 12,000। अब कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? तो माँ 1/24, पा भी 1/24, यानी सेक्रीफाइस ये लोग इक्वली कर रहे हैं। 1/24 बराबर कर रहे हैं। तो भैया 12,000 को बराबर बांटोगे तो 6,000। लो भैया, डन डना डन डन बोलो, टन टना टन टन। ठीक है, चलिए जी। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा। अंकित जी डाउट है, लास्ट में देखते हैं। सर टमाटर तो पिज़्ज़ा में खा के। अंकित जी प्लीज सेम लाइन बार बार मत लिखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, है ना? थोड़ी देर में देखते हैं डाउट। पहले एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाए। ठीक है, डन। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अब ध्यान रखना, यहां पर एक छोटा सा हिंट है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये भी डेबिट बैलेंस होता है। यानी कि ये दोनों ही क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो जैसे अगर दोनों ही क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं, वैसे ही अगर दोनों डेबिट बैलेंस हो गए तो दोनों को जोड़ेंगे। बस डेबिट बैलेंस के केस में क्या होगा? लॉस वाली एंट्रियां होंगी। ठीक है जी, लॉस वाली एंट्रियां होंगी। और यहां पे आपको लिखा हुआ एडजस्टमेंट एंट्री है, पर होमवर्क में मैं आपको दोनों इन बोथ केसेस आपको सॉल्व करना है। ठीक है जी, बोथ केसेस मतलब जब आप क्लोज करना चाहो और ना क्लोज करना चाहो, दोनों
एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब होता है नॉट क्लोज। तो क्वेश्चन ने तो सिर्फ आपसे नॉट क्लोज की एंट्री मांगी है, ठीक है जी। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, तो मैं चाहता हूं दोनों करेंगे। सर वहां पे आपने 1,44,000 से माइनस ही क्यों करा? क्या माइनस करा 144,000 से? कहीं कुछ माइनस किया ही नहीं है। ये तो मैंने दोनों को प्लस किया ना, तो 144 आया, इसको 3-3-2 में बांटा है, माइनस तो कहीं कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए 1,44,000 मेरे पास रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है ना, जो पार्टनर का हिस्सा है। क्रेडिट बैलेंस मतलब बेसिकली पार्टनर का हिस्सा है। प्रॉफिट और रिजर्व जो है वो पार्टनर का हिस्सा है, पार्टनर को मिलना चाहिए। पर किस रेशो में मिलना चाहिए? उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो मैंने 1,44,000 को 3-3-2 में बांटा है, क्योंकि ये पार्टनर का हिस्सा था, पार्टनर की मेहनत थी। प्रॉफिट किसकी मेहनत होती है? पार्टनर की ही तो मेहनत होती है। रिजर्व्स क्या होते हैं? पुराने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रख लिया जाता है। तो ये रिजर्व्स भी किसके हैं? पुराने पार्टनर्स के ही हैं, तो उनको पुराने रेशो में बांटना चाहिए। अगर आप नहीं बांटोगे तो गेनर सेक्रीफाइसर का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है जी। तो ये होमवर्क हो गया आपका। चलिए जी, अच्छा अब ये क्वेश्चन तो मैं आपको कल कराता हूं, है ना, इसमें गुडविल का पॉइंट है, ठीक है। अब आती है अपनी रिवोल्यूशन अकाउंट। प्लीज एक प्यारी सी स्माइल लाएं ताकि आप अपन नए टॉपिक पे जा पाए। चलिए जी, नए टॉपिक पे जा पाए भैया जी। सर हमको समझ नहीं आया। कुमकुम जी क्या समझ में नहीं आया? प्लीज ये लाइन मत लिखो ना, मुझे लग रहा है आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो। मैंने आपको बता रखा है ऐसी लाइन कभी मत लिखिए। क्या हमको समझ में नहीं आया? तो मैं पूछूंगा क्या समझ में नहीं आया, फिर आप लिखोगे ये समझ में नहीं आया। जितना कम कन्वर्सेशन से आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए उतना अच्छा होता है। तो डाउट हमेशा पूरा लिखें, ठीक है। सर क्या हमें क्वेश्चन करते टाइम फॉर्मेट बनाने के लिए, या आप जैसा, हाँ देखो मुस्कान जी का सवाल आ गया, कोई बात नहीं, ये वैलिड सवाल है। मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट बना के लिखोगे तो सही रहेगा। मान लो टीचर इरिटेटेड है, टीचर का झगड़ा वगड़ा हो गया है, तो वो आपके मार्क्स नहीं काटेगा। वैसे नॉर्मली फॉर्मेट की जरूरत नहीं होती है बड़े स्टेज पे, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटर से होता है, तो फॉर्मेट की वैसे भी जरूरत नहीं है। लेकिन कई टीचर्स होते हैं जो कभी कभी मार्क्स काट लेंगे, तो हम हमेशा अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि यार फॉर्मेट बना दें, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी बहुत ज़्यादा एंट्रीज आपके उसमें है नहीं है, कमी आती है तो फॉर्मेट बना के कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सर अगर आप पहले आपने हिस्से में 10% पहले दे प्रॉफिट, तो बाद में लॉस होगा तो, अच्छा बाद में अगर लॉस होगा तो जैसे आज हम काम कर रहे थे, ठीक है, आज हमारा प्रॉफिट था, हमने आपस में बांट लिया या जो भी है, अब आगे लॉस हुआ तो ये प्रॉफिट वाला ईयर खत्म हो गया ना। अब अगर लॉस होता है तो क्योंकि वो नए पार्टनर के नए हिस्से में, तो वो नए पार्टनर के हिस्से में ही जाएगा, उसमें हमें गेनर सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मान लीजिए 2025 है, ठीक है, 31 मार्च 2025। अब इससे पहले का जो भी प्रॉफिट है, इससे पहले का जो भी प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशो में जाएगा। अब इसके बाद का जो भी प्रॉफिट है वो न्यू रेशो में जाएगा। लेकिन अब आ गए 26 पे, 31 मार्च 26 पे आ गए, तो अब 31 मार्च 26 पे यही न्यू रेशो क्या है? यही ओल्ड रेशो कहलाएगा ना, अगर रेशो चेंज नहीं हुआ तो, है ना। और अगर मान लो 26 में आपने फिर कोई रेशो चेंज कर दिया तो वो न्यू रेशो हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलेगा। तो जो भी चीज आगे हुई तो वो तो आगे वाले जो रेशो था उस टाइम पे उसके हिसाब से चीज होगी। पुराना रेशो का काम खत्म, अब नए रेशो का काम चालू होगा। लेकिन अब यानी आज के बाद जो भी फायदा नुकसान होगा वो फिर उस रेशो में होगा जो तय किया गया है, पर पुराना जो फायदा नुकसान था वो पुराने रेशो के हिसाब से होगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। सब मुझे एक डाउट है, सुपर प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रीति जी ये एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट सेम है, ठीक है जी। ये एक्चुअली वर्डिंग्स का गेम होता है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के शब्द लिखे होते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट लिखा होगा या तो एक्चुअल प्रॉफिट लिखा होगा, वो सेम, ठीक है, ओके। अब जिनकी वजह से मैंने ये देखा उनका तो यहाँ, सर ऑडियो कॉल कीजिए सर हमको हर चीज़ तो पॉसिबल अभी नहीं है। सर माँ पापा और मी वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं पाए। प्रियांशु जी एक बार प्लीज रिपीट में देख लो यार, बहुत आराम से समझाया है। अगर कोई प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आप एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, है ना। नहीं आएगा तो फिर आप डाउट स्लाइड पे वापस लिखिएगा, हेल्प होगी। सर अब अंकित जी देखो, मैं ना सच बता रहा हूँ, मुझे ब्लॉक कराना किसी को पसंद नहीं है। अंकित जी ही थे जो तब से मैसेज कर रहे थे डाउट देखिए डाउट देखिए डाउट देखिए, और क्या लिखा है, सर तबीयत सही नहीं लग रहा है तो आज प्लीज जल्दी छुट्टी दे दो। ये डाउट है ये देखो आप भाई, रहम करो यार, हम भी किसी के बच्चे हैं भाई, ठीक है। कीर्ति जी 54,000 रेशो की वजह से आया, निकाल के देख लीजिए आप, रेशो निकालना सीख लो यार। 144 इंटू 3/8 कर दो,
तो 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है जी, तो 18,000 इंटू 3 54 होता है। 18 तिया 54। आपके मैथ्स के टीचर को पकड़ के समझाना पड़ेगा, भाई क्या किया तुमने। मैथ्स का टीचर का, भाई मैंने तो पढ़ाया था, पढ़ते नहीं थे। चलिए, तो अंकित जी प्लीज़ ऐसी नौटंकियाँ ना करें। आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके साथ हूँ। आप क्लास मत देखो, आप घर पे रेस्ट करो, दवाई वाई खाइए, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है। परंतु क्लास खत्म करने की बात है, ये सब बातें मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड देख सकते हो आप बाद में रिकॉर्डेड देख लेना जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए। बट प्लीज़ यार, आपकी तबीयत खराब है और आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप रेस्ट करो यार। चलिए, अब देखिए, अंकित जी यहाँ लिख रहे हैं कि मेरी तबीयत, इसलिए मैं क्लास, देखो मैं आज की बात बता दे रहा हूँ आपको, आई एम रियली सॉरी। जिसको अच्छा लगे लगे, ना लगे ना लगे। मैं लाइव क्लास के अंदर डाउट नहीं देखूंगा। ये देखो, ये अंकित जी हैं भाई। अच्छा है आपकी तबीयत खराब नहीं, मुझे लगा आपका दिमाग ही गड़बड़ हो गया है भाई, इसको ठीक कराओ। ये ठीक नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। यहाँ देखो क्या लिखे, सर तबीयत सही नहीं लग रहा है तो आज प्लीज छुट्टी जल्दी दे दो। ये वो लोग हैं जो वायरल होना चाहते हैं। और यहाँ क्या लिख रहे हैं, पटना में अगर मैं ऑफलाइन क्लास करूँ तो कोचिंग क्लास का भी कितना होगा। फिर यहाँ लिख रहे हैं, सर आपको किसी बच्चे को डांटते हैं, उसे किसी बच्चे को बढ़ाने लगता है। मुझे इस बात का अभी तक बुरा लग रहा है कि आपको मैंने कितनी बार कमेंट करा कि आपकी राइटिंग से मुझे दिक्कत होती है, समझ नहीं आती आपकी राइटिंग मुझे प्लीज़। यहाँ पे राइटिंग की बात है, एक जगह तबीयत की बात है। बेटा इलाज करा लो, है ना, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर मेरे से लाइव क्लास नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे कम से कम 1.75x समझ में आता है। सर आपका ही नहीं, मैं किसी भी टीचर का लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाती हूँ। रिकॉर्डेड देखने से कोई दिक्कत तो नहीं है। जी नहीं तानिया जी, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको सवाल बनना है तो। चलो अब मैं फिर, सर मुझे अकाउंटेंसी अच्छा लगता है बट आजकल हार्ड ही, बट आई गिव माय बेस्ट। आरिफा जी प्लीज़, कोई भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर बताइए। अकाउंटेंसी हलवा है, यहाँ आपका जलवा होगा। जिस दिन आप पेपर दे के आओगे उस दिन आप इस बात के लिए खुद को अप्रिशिएट करोगे, है ना, ठीक है, डोंट वरी। अब क्योंकि इसीलिए मैं नहीं देखता, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग जो कमेंट करते हैं ये इसी टाइप के फालतू कमेंट होते हैं। भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी क्लास कैंसिल कर दो। फिर भैया मैं आपको बताया था आपकी राइटिंग सही नहीं है और आप फिर भी नहीं सुन रहे। क्या किया जाए भाई इनका। चलिए जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी कि भैया जी पुनः मूल्यांकन खाता, ठीक है। क्या होता है भाई पुनः मूल्यांकन खाता? अंकित जी को तो बेचारे के जो 2 पेज गिरे हुए हैं भाई, वो खोज के ला दो। एक गाना है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अंकित जी के लिए गाना बनेगा। अंकित जी के नट बोल्ट गिरे रे पटना के चौक में, कोई ढूंढ के ला दो, कोई चाय पिला दो, ये आदमी बड़ा बावला हो गया है रे, ओए होए। चलिए जी, गर्मी है इसलिए आपके लिए, अरे सोच नहीं किया, क्या बात। चलो जी बढ़ते आगे। पुनः मूल्यांकन खाता क्या होता है? देखो अब इसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, आपको बस इतना समझना है। क्या आपको 11वीं क्लास याद है? क्या आपको 11वीं क्लास याद है? हाँ भैया थोड़ी थोड़ी याद है। तो हम पढ़ते थे कि अगर फायदा होगा तो कहां जाएगा? भैया जी याद है, नॉमिनल अकाउंट का एक रूल होता था, अगर इनकम हो, गेन हो तो क्रेडिट साइड। अगर भैया जी नुकसान होगा यानी कि एक्सपेंस हो, लॉस हो, तो कहां जाएगा? तो भैया डेबिट साइड जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हाँ जी भैया जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। चलिए जी, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, नुकसान होगा तो डेबिट साइड। अब मैं आपसे पूछता हूं भैया जी, अगर मेरे एसेट्स की कीमत बढ़ेगी, अगर मेरी संपत्ति की वैल्यू, हाँ तो 7 बजे तक की नहीं है क्या अपनी क्लास? अरे मेरी क्लास मैंने 7 बजे तक की करवाई है। कब तक है क्लास? मेरी क्लास कब तक है? एक मिनट भाई,
मैंने क्लास 1.5 घंटे की करवाई भी है, इसमें 1.5 घंटे की दिख रही है। आज फर्स्ट जून है ना, इन्होंने करी नहीं है। फिर मैम एक प्रॉब्लम आ गई है, ये हमने जो क्लास 7 बजे तक की कराई थी, इन्होंने तो 6:45 ही रखी हुई है। प्लीज़ इनको देखो ना, बोलो या फिर मुझे बता दो, तो फिर मैं क्लास आज खत्म करनी पड़ेगी। नहीं मंगाई भाई, नहीं मंगाई। चलो हाँ जी, मैनेजर की नहीं सर, तो भाई 6:50 से तो ले ही सकते हैं यार, तो 6:45 को छोड़ेंगे ना फिर। चलो जी, तो एक छोटी सी बात तो करी नहीं अपन। नहीं आर्यन जी, आपकी कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन जिस स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें किसी नेक्स्ट टीचर की क्लास है। देख लो, ऐसे करते हैं ये लोग, जबकि शेड्यूल में 1.5 घंटे का दिया हुआ है, लेकिन अब नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, फायदा होगा तो क्रेडिट साइड पर। अच्छा, क्रेडिट इधर होता, डेबिट इधर होता, तो इसको थोड़ा ऐसे घुमा लेते हैं। चलिए, तो फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, तो एसेट बढ़ेगा तो मेरा फायदा है, एसेट बढ़ेगा तो मेरा फायदा है। जी हाँ, तो अगर इंक्रीज इन एसेट होगा तो कहां आना चाहिए भैया जी? क्रेडिट साइड पे। हाँ, तो 6:45 तक तो दो भाई। मेरी क्लास पता है 7 बजे तक की है, पर पता नहीं इन्होंने 6:45 तक ही बुक की है। अभी मैंने कंप्लेंट की है। हाँ 5 बजे, तो इंक्रीज इन एसेट आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो, अगर आपके दायित्व कम हो जाए, किसी को आपको 10,000 रुपए पे करने, तो वो कह रहा है भाई 9,000 ही कर दे, बस बहुत है भाई, 9,000 ही कर दे, खत्म। तो यानी अगर डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा तो भी मेरे लिए फायदा है, तो वो भी यहां पर आएगा। लाइबिलिटी मतलब दायित्व, देनदारियां, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो भाई मेरे बिजनेस में, मैं देख रहा था भाई बिजनेस में क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है, जरा देखा जाए, तो मेरे को एक भंडार में रखा हुआ कोई पुराना पंखा दिख गया, कोई मशीन दिख गई, कोई टाइपराइटर दिख गया। अब यार उसकी वैल्यू वैसे तो मेरी फर्म में कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं कबाड़ में बेच जाऊंगा कुछ तो पैसा मिल जाएगा। यानी कि अगर मुझे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाए, कोई ऐसा संपत्ति जो दर्ज नहीं थी किताबों में लिखित नहीं थी, तो अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और भी इनकम आ गई है ना, तो इनकम भी इस तरफ पे आ सकती है, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। ऐसे ही अब इसका अपोजिट कर लो, यानी कि अगर एसेट में वैल्यू घट जाए तो डिक्रीज इन एसेट। अगर आपकी संपत्ति 10 लाख की थी, अब 9 लाख की रह गई, तो 1 लाख का घाटा हो गया, तो भैया जी डेबिट जाएगा। अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए, यानी 10,000 रुपए पे करने थे, आपने नहीं पे किया, अब वो कह रहा 1,000 रुपए का ब्याज और दे, ऐसी के तैसी तेरी, तो 1,000 रुपए बढ़ गए तुम्हारे लाइबिलिटी के, तो भैया जी वो भी घाटे की बात है। या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाए। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ भैया जी, कि कोई ऐसी लाइबिलिटी जो आपको पता ही नहीं था आपकी है। एक दिन एक आदमी आया, कहता वो निक्को भैया अपने 1,000 रुपए मुझसे उधार लिए थे, जरा लौटाओ मुझे। मैंने कहा पागल आगल हो गया क्या, कौन से 1,000 रुपए? अब उसने बिल दिखा दिया, मैं कह अरे यार ओरिजिनल बिल लग रहा है, साइन भी मेरा है। अब मेरे दिमाग से निकल गया होगा, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके नहीं रखा हुआ था, अब वो अचानक से आ गया, तो मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे ना भाई, बिल ओरिजिनल है तो ये भी मेरे लिए क्या है, घाटे की बात है। या किसी प्रकार का कोई खर्चा हो जाए, है ना, तो ये भी मेरे लिए क्या है, घाटे की बात, ठीक है। तो बस यही है पुनः मूल्यांकन खाता, कि पहले एसेट की वैल्यू क्या थी, अब क्या है, लायबिलिटी की वैल्यू क्या थी, अब क्या है। अगर बढ़ रहा है एसेट तो इधर, घट रहा है तो इधर, लायबिलिटी बढ़ रही है तो इधर, घट रही है तो इधर, अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया तो इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई तो इधर, या कोई फायदा हो गया तो उधर, एक्सपेंस हो गया तो इधर। अब इन दोनों की होगी टोटलिंग भैया जी। अगर भैया जी इन दोनों की टोटलिंग में ये वाली साइड ज्यादा बड़ी आती है, तो हम इसे कहते हैं गेन या प्रॉफिट, कहते हैं कि हमें हो गया प्रॉफिट, है ना। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है तो प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज्यादा बड़ी है तो लॉस। बस यही है पुनः मूल्यांकन खाता। तो ये देखिए, जरा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये रहा, अरे इंग्लिश, अरे इसका इंग्लिश वर्जन, हाँ ये तो रहा। तो संपत्ति के मूल्य में कमी या डिक्रीज इन एसेट, देनदारियों के मूल्य में वृद्धि या इंक्रीज इन लायबिलिटी,
अप्रलिखित देनदारियां यानी जो लिखी ही नहीं तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यहां पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, इंक्रीज इन एसेट, देनदारियों के मूल्य में कमी आ गई तो, या अप्रलिखित संपत्ति आ गई तो इधर पर आ जाएगी। फिर जो भी फायदा नुकसान होगा, तो अगर ये वाली टोटलिंग ज्यादा बड़ी होगी तो गेन होगा आपको, है ना, पुनः मूल्यांकन पर लाभ। अगर डेबिट साइड बड़ा होगा, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए जी, तो फिर आपको हानि हो जाएगी। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा बड़ा आ रहा होगा, ये कम आ रहा होगा, तो आपको हानि हो जाएगी। बस खत्म। ठीक है, अब देखिए इसको थ्योरी में पढ़ लीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है भैया जी? एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है जी, ये कब बनाया जाता है? तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, तीनों टाइम पे बनाया जाता है। ठीक है जी, एंड चेंज इन पीएसआर। तो आप इसको बनाते हो। इसमें क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, ये दोनों लिखे जाते हैं। इसको क्यों बनाया जाता है? ताकि हमें फायदा और नुकसान पता चल पाए और हम इसे पुराने पार्टनर्स में बांट पाए। तो ये पुराने पार्टनर्स में बांटा जाता है पुराने रेशो में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में ऊपर नीचे हो सकता है। भाई एक साल काम किया आपने तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो वैल्यू हुई होगी, तो उससे जो फायदा नुकसान हुआ वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांटने के लिए इसको बनाया जाता है। तो ये देखो, पुनः मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट वह खाता है जो साझेदारी फर्मों के नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होने पर या बनाया जाता है। इसका उद्देश्य संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी, लायबिलिटी के मूल्य के हुए परिवर्तन को होने वाले लाभ या हानि को गणना करने के लिए होता है। यह लाभ या हानि पुराने साझेदार के पूंजी खाते में उनके पुराने लाभ वितरण के अनुपात में होती है, या फिर अगर वो फिक्स्ड मेथड से बनाते होंगे तो उनके चालू खाते में भी जा सकती है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है, ये भी ध्यान रखना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इसका एक और नाम है। ठीक है जी, और ये एक प्रकार का नॉमिनल खाता होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, तो इसे नाम मात्र खाता भी कहते हैं। ठीक है जी, और इसका लाभ हानि समायोजन खाता भी इसका नाम है। लाभ हानि समायोजन खाता भी इसका नाम है। ठीक है जी, और इसको नाम मात्र खाता भी कहते हैं। ये एग्जाम में आपके आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, देयरफॉर इफ देयर इज अ लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। अगर आपको घाटा होता है ना, लॉस होता है, लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और अगर आपको फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है जी, यदि पुनः मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप लाभ होता है तो पुनः मूल्यांकन खाता क्रेडिट किया जाता है ना, ये क्रेडिट है। और अगर पुनः मूल्यांकन खाते कहा गया के कारण हानि होता है तो पुनः मूल्यांकन खाते के नाम किया जाता है, यानी कि ये डेबिट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना। बस खत्म, इतनी थ्योरी, बाकी अपन कल करते हैं, है ना। चलिए, तो पुनः मूल्यांकन खाता भी हो गया है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक बड़ा सा क्वेश्चन होमवर्क में है, ध्यान रखना, लॉस वाला, ये भी आपके क्वेश्चन होमवर्क में है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया, प्लीज ध्यान रखिएगा। हाय निक्कू भैया, मैं आपकी निक्कू स्टूडेंट। अरे सो स्वीट यार, असली मजा तब आएगा जब आप एग्जाम के टाइम टॉपर लिस्ट में दिखाइए, तब मैं चलाऊंगा, ओए निक्की, ओए निक्की, ओए निक्की, निक्की निक्की, ओए 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 ओए। चलिए जी, चलते हैं। प्लीज होमवर्क जरूर कीजिएगा। एक जनरल एंट्री वाला सवाल भी होमवर्क में है और ये एमसीक्यू वाले सवाल भी होमवर्क में है। और प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिए अपनी ओर से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की। कोई कमी होगी आपके एफर्ट्स में, हम मदद जरूर करेंगे, लेकिन एफर्ट्स आपको ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब चलता हूं मैं। हाँ, फिर मिलेंगे। सो चलिए, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर कमेंट्स, थैंक यू। एंड प्यार सा मोटो, हैव अ स्माइल, स्प्रेड अ स्माइल, बिकॉज़ स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराहट को फैलाइए और इसी मुस्कुराहट के साथ घर जाइए, ताकि कल फिर मुस्कुराते हुए लौट कर आइएगा।